तो जैसे कि हमने कल हाइपरटेंशन के बारे में देखा था अपने लास्ट लेक्चर में, तो आज हम हाइपोटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोटेंशन, तो जैसे कि हमने हाइपरटेंशन में देखा था कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाव 140 और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अबाव 90 इंक्रीज होता है, तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। उसी तरह से अगर हाइपोटेंशन हम किससे कहेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम उसे क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। तो उसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगा। हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 90 mm ऑफ मर्क्यूरी और डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। मतलब हाइपोटेंशन का मतलब होता है डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 90 mm ऑफ मर्क्यूरी एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। अगर ऐसा हमें ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हाइपोटेंशन है। हाइपोटेंशन होने का मतलब क्या होता है, प्रेशर अगर ठीक से क्रिएट नहीं हो रहा है, कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो जैसे कि ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर अगर अच्छे से क्रिएट होता है तो वो एओर्टा में जाता है, ब्लड सप्लाई अच्छे से जाता है, आगे जाके वो आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होता है और जाके सेल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है या फिर स्लो पंप कर रहा है, तो जितना सफिशिएंट अमाउंट में हमें ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स में जाना चाहिए, उतने अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, अगेंस्ट ग्रेविटी वो पुश ही नहीं कर पाएगा ठीक से। तो लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से या फिर पंपिंग कम होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज पे नहीं जा पाएंगे। तो हाइपोटेंशन होने की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स तक नहीं जा पाएंगे, वो ऑर्गन तक ठीक से नहीं जा पाएंगे या फिर परफ्यूजन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हाइपोटेंशन सबसे पहला क्या होता है, तो हाइपोटेंशन होता है डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 90 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिलो 60 mm ऑफ मर्क्यूरी। हाइपोटेंशन होने की वजह से क्या देखने मिलेगा, तो अगर हाइपोटेंशन है तो हमें सबसे पहला डिक्रीज ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू दी ऑर्गन्स। पंपिंग प्रेशर कम है तो ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू ऑर्गन, जो ऑर्गन है वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा। अभी ऑर्गन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो वो अपना वर्क भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो भी ऑर्गन है उसमें अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया, उनको जो खाना चाहिए वही नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह से वहां पे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, वो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं शॉक, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं शॉक। बॉडी में हर एक ऑर्गन है उसका कुछ ना कुछ रोल होता है, अगर वो अपना रोल नहीं कर पाता तो उसके वजह से दूसरा ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, पंपिंग नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो ऑर्गन्स में कम जाएंगे, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अगर किडनी में नहीं मिला ऑक्सीजन तो किडनी डैमेज, लीवर में नहीं मिला तो लीवर डैमेज हो जाएगा। उसके वजह से एक कंडीशन देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं शॉक।
तो शॉक जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है। क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन का डिमांड जितना ऑर्गन्स का होता है उतना फुलफिल नहीं होने की वजह से ऑर्गन डैमेज हो जाता है, और वो कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। वो कंडीशन को कहते हैं हम शॉक, जो कि क्रिएट होता है हार्ट के कम फंक्शनिंग होने की वजह से। तो हार्ट का फंक्शनिंग अगर ठीक से नहीं होता तो उसकी वजह से एसेंशियल ऑर्गन से वहाँ पे ऑक्सीजन परफ्यूजन या फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाते हैं। वो ऑर्गन ठीक से काम नहीं करने की वजह से डैमेज होने लगता है, वहाँ के सेल्स डैमेज होने लगते हैं और एक कंडीशन डेवलप होता है जिससे हम कहते हैं शॉक। तो हाइपोटेंशन की वजह से शॉक डेवलप होता है। दूसरा चीज, जैसे कि हमने हाइपरटेंशन में भी देखा था, जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट किया जाता है दो चीजों की वजह से। एक होता है कार्डियक आउटपुट, एक होता है ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट होता है वो दो चीज की वजह से होता है। एक तो होता है कार्डियक आउटपुट और दूसरा होता है पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है तो बीपी कम हो जाता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा तो बीपी कम नहीं होगा, नॉर्मल के करीब में रहेगा। लेकिन पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से भी बीपी में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड होता है? तो कार्डियक आउटपुट डिपेंड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम में और हार्ट रेट में। स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक हार्ट बीट में एक बार हार्ट पंप करता है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पुश करता है एओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में, उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। एक मिनट में कितना पंप करेगा उसके हम कहेंगे, एक बीट में कितना पंप करेगा उसे हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, और एक मिनट में कितना होगा उसे हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट। मतलब एक मिनट में कितना ब्लड हार्ट पंप करेगा बाहर उसे हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट, और एक बीट में हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करेगा उसे कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और दूसरा कार्डियक आउटपुट जो डिपेंड होता है वो हार्ट रेट पे होता है। तो अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, तो वो किस वजह से हो सकता है, उसके कॉजेस क्या क्या है? तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से होगा। कार्डियक आउटपुट कब डिक्रीज होगा? जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा या फिर हार्ट रेट डिक्रीज होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा या फिर हार्ट रेट डिक्रीज होने लगेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमें कब डिक्रीज होते हुए दिखेंगे? तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम दो कंडीशन में होगा, एक तो प्री लोड कम होने की वजह से और एक तो आफ्टर लोड कम होने की वजह से। तो प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि प्री लोड का मतलब होता है जब डायस्टोलिक खत्म होता है, रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मसल्स जो होते हैं जब रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर सिस्टोलिक पंप होने के पहले जो मसल्स है वो पंप होने के पहले, या डायस्टोलिक यानी कि रिलैक्सेशन होने के बाद कितने अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहेंगे प्री लोड, उसे कहेंगे प्री लोड। और सिस्टोलिक या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, तो कितने अमाउंट में ब्लड जो होता है वो बाहर की तरफ फ्लो किया जाता है उसे हम कहेंगे आफ्टर लोड, उसे कहेंगे आफ्टर लोड। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कब कम होगा? तो सबसे पहले प्री लोड कम होगा तो, या फिर आफ्टर लोड कम होगा तो। प्री लोड कौन कौन से कंडीशन में कम हो सकता है? तो सबसे पहला प्री लोड कम होगा हाइपोवॉलेमिया, हाइपोवॉलेमिया में होगा। दूसरा वेनस
ऑब्स्ट्रक्शन, और तीसरा अरिथमिया। तो हाइपोवॉलेमिया यानी कि क्या होगा, डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड डिक्रीज होना, 20% से ज्यादा डिक्रीज हो जाना, तो उसे हम कहेंगे हाइपोवॉलेमिया। अभी हाइपोवॉलेमिया यानी कि बॉडी में फ्लूइड ही कम है या ब्लड ही कम है, तो यहाँ पे फीलिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। फीलिंग ठीक से नहीं होने की वजह से प्रीलोड कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा चीज वेनस ऑब्स्ट्रक्शन। वेनस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है यहाँ पे, वहां से अगर ब्लड नहीं आ पा रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ पा रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ठीक से नहीं आ पाएगा। तो किसी भी वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्लड बॉडी का है वो अगर हार्ट में नहीं आ पाता है, जैसे कि बॉडी से अगर ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना के वजह से आ रहा है, लेकिन वेनस ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, राइट साइड एट्रियम में ब्लड नहीं आ पाएगा या कम आएगा, तो वो कम ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो वही कम ब्लड ऊपर की तरफ लंग्स में जाएगा, और लंग्स से वापस जब ब्लड आएगा तो वो भी कम फ्लो में ही आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रीलोड कम होगा। प्रीलोड कम होने की वजह से हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। दूसरा अरिथमियास। अरिथमियास मतलब इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जो पंपिंग है वो सिस्टमैटिक वे से नहीं हो रहा है, वो कभी ज़्यादा तेज कभी स्लो, उसका फोर्स अगर ठीक से नहीं होगा, तो ये सब कंडीशन में भी क्या होगा कि प्रीलोड है वो ठीक से नहीं आ पाएगा। प्रीलोड नहीं आ पाएगा तो ठीक से पंप नहीं हो पाएगा और हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा चीज है डिक्रीज आफ्टर लोड। तो डिक्रीज आफ्टर लोड हमें किस में देखने मिलेगा, तो सबसे पहला देखने मिलेगा हमें हार्ट फेलियर में और इस्चेमिया में। जब हार्ट अपना पंपिंग का काम कम कर दे किसी भी रीजन की वजह से, तो आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और आफ्टर लोड कम होने की वजह से हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा इस्चेमिया, यानी कि यहाँ का मसल्स ही काम नहीं कर रहे ठीक से, तो पंपिंग ठीक से होगा ही नहीं होगा तो हाइपोटेंशन तो देखने मिलेगा। दूसरा चीज कार्डियक आउटपुट कम कब होगा, जब हार्ट रेट कम होगा। अभी हार्ट रेट कब कम होगा, जब वहां पे अरिथमियास देखने मिलेंगे। अरिथमियास में भी टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, फिब्रिलेशन, ये सब चीज देखने मिलेगा। तो अरिथमियास मतलब इरेगुलर हार्ट रेट होता है। टैकीकार्डिया अगर बोलेंगे कि हार्ट रेट तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन टैकीकार्डिया में, तो टैकीकार्डिया में भी हमें कार्डियक आउटपुट कम देखने मिलेगा। अगर समझो हार्ट बहुत फास्ट पंप कर रहा है, तो क्या होगा, जो इसका प्री लोड होगा, जो हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में फीलिंग होता है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने फोर्स से वो पंप कर रहा है, फटाक से थोड़ा सा रिलैक्स होता है फिर पंप होता है, तो जो हार्ट रेट बढ़ने की वजह से पूरी तरह से जो प्री लोड है या फिर फीलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हो नहीं पाएगा। जब फीलिंग नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, तो वो पंप क्या करेगा, कम अमाउंट में ब्लड पंप करेगा, तो प्रेशर भी उतना ही कम आएगा, कहाँ पे, आर्टरीज के वॉल पे, और हमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने मिलेगा और हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा, अगर ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत ही कम है, तो वो क्या करेगा कि पूरा फीलिंग होने के बाद जो पंप करने का उसका पावर है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट ही कम है, हार्ट ठीक से पंप नहीं हो पाएगा, तो भी हमें डिक्रीज कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज ब्लड प्रेशर या फिर हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा, फिब्रिलेशन यानी कि फिब्रिलेटरी वेव्स। टैकीकार्डिया अगर होगा तो हार्ट पूरी तरह से खुलता बंद होता है, लेकिन रेट ज़्यादा होता है,
लेकिन फिब्रिलेशन में कैसा होता है कि जो हार्ट है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता और रिलैक्स भी नहीं होता है। तो फिब्रिलेटरी वेव्स कुछ इस तरह से पंपिंग अगर होगा धीरे धीरे से, तो क्या होगा, ना प्री लोड होगा ठीक से और ना ही आफ्टर लोड, यानी कि पंपिंग या कार्डियक आउटपुट ही ठीक से नहीं जाएगा। तो फिब्रिलेटरी वेव्स में भी हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। तो हाइपोटेंशन पहले किस चीज की वजह से देखने मिल सकता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो उसका कॉज क्या क्या है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कब कम होगा, तो प्री लोड कम होने की वजह से या फिर आफ्टर लोड कम होने की वजह से। प्री लोड कब कम होगा, हाइपोवॉलेमिया में होगा, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन में होगा, अरिथमियाज में होगा। आफ्टर लोड कब कम होगा, हार्ट फेलियर या फिर इस्चेमिया में। हार्ट रेट कब कम होगा, हार्ट रेट कम होगा अरिथमियाज में, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया या फिब्रिलेशन, ये सब में हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा पार्ट है पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो भी हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। तो ये कंडीशन नॉर्मली शॉक में देखने मिलता है, यानी कि शॉक जैसे कि हमने देखा कि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है जिसमें ऑर्गन का परफ्यूजन, ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई है वो ठीक से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो ऑर्गन डैमेज हो जाता है। तो शॉक जो है उसके 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली हमें सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक ये सब में देखने मिलता है। यानी कि जो पेरिफेरल जो वेस्कुलर है या फिर ब्लड वेसल्स है वहाँ पे किसी प्रकार का रेजिस्टेंस आ जाना, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। तो जैसे कि हमने हाइपोवॉलेमिक शॉक का पढ़ा कि हाइपोवॉलेमिया अगर हो जाए बॉडी में, हाइपोवॉलेमिया अगर हो जाए यानी कि ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड जो है वो 20 से मतलब 20% से ज़्यादा लॉस्ट हो गया हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड और ब्लड, तो हाइपोवॉलेमिया देखने मिलता है, जिसके वजह से प्री लोड कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, तो अगर पंपिंग ठीक से नहीं हो रहा है, डिक्रीज्ड पंपिंग ऑफ हार्ट का अगर पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उसके वजह से कार्डियक आउटपुट कम जाएगा और हमें हाइपोटेंशन देखने मिलेगा। तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से ब्लड वापस हार्ट में नहीं आ पा रहा है, हार्ट में ब्लड नहीं आ पा रहा है, या फिर जो भी बड़े बड़े वॉल्स है या फिर आर्टरीज है उसके ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अगर हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है, तो हम उसे कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज ब्लड वेसल्स, उसे हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं होना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ठीक से नहीं हो पाता इन कैपिलरीज या फिर छोटे ब्रांचेस जो होते हैं उसमें, तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। वो बेसिकली 3 चीज में देखने मिलता है, एक तो सेप्टिक शॉक, एक होता है एनाफाइलेटिक शॉक और एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव किसमें देखने मिलता है कि ब्लड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक से नहीं हो पाता स्मॉल वेसल्स में, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज ये सब में, वो देखने मिलता है। सेप्टिक शॉक, कोई भी इन्फेक्शन सेप्सिस होने की वजह से अगर देखने मिलेगा तो हमें उसे कहेंगे सेप्टिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक किसी भी रिएक्शन की वजह से मिलेगा, किसी ड्रग के रिएक्शन, एनवायरमेंटल रिएक्शन की वजह से
अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो कहेंगे एनाफाइलेटिक शॉक। और न्यूरोजेनिक शॉक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पाथवे होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके पाथवे में कोई भी डिसरप्शन आता है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, ब्लॉकेज आता है, तो उसके वजह से भी हमें शॉक देखने को मिलता है, जिसे हम कहेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये कॉजेज हो गए। हाइपोटेंशन अगर होता है तो दो चीज़ की वजह से, एक तो कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से होता है, दूसरा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से या कम होने की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। कार्डियक आउटपुट कब कम होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम होते हैं तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, या फिर हार्ट रेट कम होने की वजह से। स्ट्रोक वॉल्यूम कब कम होगा? रीलोड कम होने की वजह से या आफ्टर लोड के कम होने की वजह से। और ये सब उसके रीजंस हैं। पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस मोस्ट प्रोबेबली हमें डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में देखने मिलते हैं, या फिर सेप्टिक, एनाफाइलेटिक या न्यूरोजेनिक शॉक में। सेप्टिक शॉक में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। एनाफाइलेटिक किसी ड्रग के रिएक्शन की वजह से, एनवायरमेंटल रिएक्शन की वजह से अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है, आउटपुट कम होता है, तो कहेंगे एनाफाइलेटिक शॉक। और न्यूरोजेनिक यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इम्पल्स को प्रोड्यूस करता है, वो अगर कम हो जाए, डिसरप्शन हो जाए, तो उसकी वजह से अगर शॉक में जाता है पेशेंट, तो उसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। शॉक की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन परफ्यूजन या फिर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते और वो डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉक। शॉक के 4 टाइप्स होते हैं: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक यानी कि ब्लड या फिर ब्लड फ्लूइड 20% से कम होने की वजह से प्री लोड कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और हमें हाइपोटेंशन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कोल्ड क्लैमी स्किन, ये सब देखने मिलेंगे, तो उसे कहेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। उसी तरह से कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि पंपिंग पावर हार्ट का कम हो गया, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से हाइपोटेंशन देखने मिलेगा और वो भी एक टाइप का शॉक होगा, जिसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, बड़े वेसल्स में, वेनस सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से अगर ब्लड फ्लो आगे की तरफ नहीं जाता तो हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक यानी कि ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो अच्छे तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता अपने सिस्टम में, कैपिलरीज तक या आर्टीरियोल्स तक या आर्टरी तक, तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो इतना चीज़ हमें हाइपोटेंशन के बारे में पता होना जरूरी है।